क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरा ख्याल है इसका जवाब आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं अगर डेफिनेशन याद हो। तो हमने कहा था कि ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट, वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है ताकि हम टेम्परेचर रेज करें 1 मोल गैस का 1 केल्विन, 1 सेल्सियस हो या 1 केल्विन हो, और उसके यूनिट जूल्स पर मोल पर केल्विन, यही हमने यूनिट पढ़ा हुआ था। तो वो कह रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं, तो कोई बता सकता है? मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, वेरी गुड। चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन का के लिए मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। स्टार्ट करें, खुद ही पढ़े और खुद ही सॉल्व करें, 30 सेकंड्स। अच्छा जी, देखो यार, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ठीक है, इसमें कोई एतराज तो नहीं किसी को? सबसे पहले मैस की बात करते हैं कि मैस कितना है। हाँ भाई, एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है? एक मॉलिक्यूल का m, गुड। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल्स, ये तो एक का मैस है, m मॉलिक्यूल। अब हम थ्योरी में रखा था, हमने रिवाइज नहीं किया। कितने मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करती है गैस? मॉलिक्यूल्स, मोल्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या चीज कैलकुलेट हो गई? ये हमारे पास मैस आ गया। अब मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम के लिए मुझे आप इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट बतानी है आपने मुझे। कौन बताएगा? PV is equal to NKT। PV is equal to NKT, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम निकालने से क्या आ जाएगा? NKT अपॉन P, सही है? ओके, अभी समझ में आ रही है n क्यों दिया मैंने? जब इक्वेशन ऑफ स्टेट में NKT है हमारे पास, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? NKT। तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लूंगा? n लूंगा। तो ये मैस आ चुका है, ये आपके पास वॉल्यूम आ चुका है, यहां पे पुट करो n और वॉल्यूम की जगह पे NKT अपॉन P। n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? MP अपॉन KT, सही है? हाँ जी, कौन सा आंसर है? डी है, ऑप्शन डी है। देखिए, ये अच्छी तरीके से कुछ चीजों को ना आप लोग नोट किया करें। मिसाल के तौर पे कि जैसे उससे लिखा हुआ है कि मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो आपने, और वो आपसे क्या पूछ रहा है? डेंसिटी ऑफ गैस पूछ रहा है या डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है? ये बताइए, क्या समझ आ रहा है? क्या कह रहा है आपसे? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल या डेंसिटी ऑफ गैस? तो जब डेंसिटी ऑफ गैस है तो मैस किसका आना चाहिए? मैस शुड बी द मैस ऑफ द मॉलिक्यूल और इट शुड बी द मैस ऑफ द होल गैस। होल गैस। तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो n से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल N से, ठीक है? और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मुझे मालूम हो रहा है, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मुझे मालूम हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट है हमारे पास PV इक्वल टू NKT। चलो भाई, ये 16 क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ। 30 सेकंड, यू हैव 30 सेकंड, स्टार्ट नाउ। कौन सा बता रहे हैं? E। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सर मैंने सी बोला है, ई नहीं। सी सर ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, ऑप्शन सी। ओके ओके, देखो मेरी बात सुनो, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन एक क्या कहना चाहिए कि आपको आपका फरीबे नजर है। ये तो सारी बातें मैं मालूम है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉम डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, हालांकि हमने Q माइनस W लिखा था, ऐसे ही है, लेकिन Q प्लस W भी लिख सकते हैं, मैं इसको भी बता दूंगा आपको, इसको भी छोड़ें। हमें पता है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी होती है, Q जो होता है वो हीट ट्रांसफर सिस्टम होता है, और W जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है? हमें ये बता रहा है कि होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए। तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे ही हमने पढ़ा था। और जब हमने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था टेम्परेचर को के साथ इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर दें टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो, क्या हम आइसोथर्मल में, सिर्फ इस आइसोथर्मल को देखो, क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या हीट देते हैं सिस्टम को या नहीं देते? सवाल सिर्फ इतना सा है। तो यस, वी आर प्रोवाइडिंग हीट ना। अगर आपने
उन केसेस को देखा हो, दोबारा से वीडियोस को रिकॉल कर लेना जो मैंने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। हम हीट देते हैं और वो हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होती है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी। ये पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 31, 30 सेकेंड्स हैं, जवाब दीजिए। अच्छा, अब मैं इसको भी आपको बता दूं ये मैं कैसे कर रहा हूं कि हम जानते हैं कि गैमा जो है वो होता है Cp अपॉन Cv के, जो उससे दिया हुआ है 1.5, इसको मैं कह सकता हूं 3/2। मेरा ख्याल क्लियर है ये बात। हाँ, फिर हम एक बात जानते हैं कि Cp माइनस Cv इसके इक्वल है R के इक्वल है। तो अब आप इस इक्वेशन में से, यानी यहां पे जिस तरह के हम ये बात जानते हैं कि 3Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 3/2, ऐसे हमारे पास। तो आप पहले इसको Cv को वहां ले जाएं, तो Cp इज इक्वल टू 3/2 Cv, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कह सकता हूं, इसमें जहां भी Cp है वहां मैं 3/2 Cv पुट कर सकता हूं। तो मैं Cp की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं? Cp की जगह पे 3/2 Cv। So this implies that 3/2 Cv minus Cv is equal to R। अब आप अगर एलसीएम की टेक्निक जानते हैं तो 2 लिखें इसको, ठीक है? ये हो जाएगा 3Cv माइनस ये हो जाएगा 2Cv is equal to R। ये 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2R। तो 3 माइनस 2 तो खाली Cv is equal to 2R। एक तो ये हमारे पास है, ठीक है? एक हम ये कर सकते हैं, ये तो मैंने Cv की जमानत, क्योंकि उसने Cv और Cp दोनों लिखे होंगे। आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये जो है इस इक्वेशन को पलट दें, तो हो जाएगा Cv अपॉन Cp इज इक्वल टू 2/3। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, Cv आपके पास आ जाएगा 2/3 Cp, ठीक हो गया? Cv अपॉन Cp कर दिया तो 2/3 हो गया, Cp को वहां मल्टीप्लाई कर दिया। सो जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट क्या था, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट करें, तो इस दफा Cp रहा आपके पास माइनस Cv की जगह पे आपने 2/3 Cp किया इज इक्वल टू R, राइट? फिर वही एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपके पास 3 है, तो हो जाएगा 3Cp माइनस 2Cp इज इक्वल टू R। इस 3 को वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करा दें, सो 3 माइनस 2 तो खाली Cp इज इक्वल टू 3R। तो हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि Cv जो है 2R, Cv 3R है, 5R है, 9R है, तो ये Cv 2R तो हमारे पास नहीं आ रहा। Cp देख लेते हैं, Cp 3R, यस। तो ऑप्शन बी जिन्होंने बताया था उनका जवाब करेक्ट है। सही जो क्वेश्चन आपने समझाया एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये वैल्यू से सब समझ में आ रही है ना, ये सब तो समझ में आ रहा है ना। गैमा दिया हुआ 1.5, मैंने सिर्फ ये किया, उसके बाद बोर्ड के ऊपर अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने ये लिखा है, देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि गैमा जो होता है ना वो Cp अपॉन Cv होता है। सबसे पहले मैंने लिखा है गैमा Cp अपॉन Cv की रेशियो होती है, और गैमा कितना दिया 1.5 और 1.5 क्या था 3/2, मैंने ये लिख दिया। तो ये तो हो गई एक बात जो डेटा दिया है। मैंने ये कहा कि मैं ये जानता हूं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, ये होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने कहा कि जिस तरीके से Cp अपॉन Cv किसके बराबर है 3/2 के, तो Cp अपॉन Cv 3/2 मैंने लिखा, तो Cv डिवाइडेड इक्वेशन में दूसरी तरफ लेके चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई Cp की, तो इस इक्वेशन में Cp की जगह पर मैं ये Cp की वैल्यू पुट कर दूं, तो Cp की जगह पर मैंने 3/2 Cv, तो यहाँ पर मैंने 3/2 Cv पुट किया, माइनस Cv, तो माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इज इक्वल टू R, ठीक है। फिर यहाँ मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, देखें इस Cv के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या समझ सकते हैं इसके नीचे क्या है, 1 है, राइट। अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जाहिर सी बात है जो लिखा हुआ वही एलसीएम होगा। एलसीएम की टेक्निक तो आती होगी ना, नहीं तो अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एलसीएम भी लेना बता दूंगा एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मैंने एलसीएम लिया, उस एलसीएम को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया 2R, तो यहाँ 3Cv माइनस 2Cv रह गया, तो 3Cv माइनस 2Cv 1Cv हो गया, तो Cv इक्वल टू R। तो Cv की जबान में जवाब ये है। फिर मैंने कहा Cp की जबान में भी जवाब निकाल लेते, क्योंकि उसने आंसर Cp और Cv दोनों की टर्म में दिया हुआ। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से हम ये जानते हैं Cp अपॉन Cv 3/2 के बराबर है,
अगर मैं इसको पलट दूं, सीबी ऊपर सीपी नीचे, देख लो, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। फिर उसी तरीके से सीपी डिवाइड है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अब सीबी कितना होगा, 2/3 सीपी। तो यहां पर इस इक्वेशन में सीपी रहा, सीवी की जगह पे मैंने 2/3 सीपी पुट किया इज इक्वल टू आर एज इट इज, ठीक है। फिर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम होगा, तो 3 को वहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 3cp - 2cp, तो 3 - 2 कितना होता है, 1cp इज इक्वल टू मेरे पास 3r आ गया। तो सीपी की जबान में 2r और सीपी की जबान में 3r। तो फिर मैंने ऑप्शन चेक किए, तो जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बी था। ये तो मैंने वैसे क्वेश्चन निकाल लिया, चले अब निकाला हुआ तो डिस्कस भी कर लेते हैं। कह रहा है ऑल द फॉलोइंग इज या आर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट, इसमें से सारे स्केलर हैं एक के अलावा। तो मैं असल में टेम्परेचर आपको पढ़ाया हुआ था इसलिए मैंने याद दे दिया। टेम्परेचर क्या कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर है? टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। कराची का टेम्परेचर है 35, डायरेक्शन किधर है सर, टूवर्ड्स किधर है, जमीन की तरफ, आसमान की तरफ, नॉर्थ में, वेस्ट में, किधर? ये 35 टेम्परेचर है। डायरेक्शन नहीं है सर, उससे डायरेक्शन नहीं है, यस स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बस ये सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन नजर आया, मैंने कहा इसमें फोर्स है, पता है वेक्टर है ना, बाकी सारी चीजें स्केलर है। तो ये वेक्टर स्केलर के टाइम पे आएगा, लेकिन टेम्परेचर की वजह से मैंने इसको लिख दिया था। हाँ भाई 11 क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो। देखो भैया, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह है मामला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, राइट। तो अगर हमसे वो पूछ रहे जनाब यानी इंटरनल एनर्जी, तो वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, ये वहां जाकर माइनस होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास मसला ये है कि सिस्टम को दिया हमने 2000, जिसमें से 200 सिस्टम ने जनाब यानी क्या कर दिया, कंडक्शन में लॉस कर दिया। यानी सिस्टम को हमने 2000 जूल दिए थे और उसने ड्यूरिंग द प्रोसेस वो जो 200 जूल एनर्जी थी वो उसने कंडक्शन में लॉस कर दी। तो सिस्टम को हीट बेसिकली 2000 माइनस 200 मिली, और माइनस हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन उसने कितना बताया, 1200 का। ये बात समझ में आ रही है? ये हमेशा ऐसे ही करना है, सिस्टम को कितनी मिली, जितनी मिली इन क्वेश्चन में हमेशा ऐसे करेगा। वो कहेगा कि इतनी हीट लॉस हो गई इन्वायरमेंट को, उसको आपने डेल्टा क्यू में से माइनस करना है। तो मेरा ख्याल है अभी कितना आ गया हमारे पास, 1800, सही है ना। 2000 में से 200 रुपए, 2000 रुपए में से 200 रुपए निकालो तो 1800 बचते हैं ना, पैसे में जरा जल्दी समझ में आता है। तो 1800 माइनस 1200 कितना है, 600 डेल्टा यू, दैट्स इट, जवाब आ गया। अब इसमें क्या सोचने में बैठे हुए, ये देखिए इसी साल में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। चलो भाई, टाइम शुरू होता है आपका अब। सर ऑप्शन ई, डी सर, सर ऑप्शन डी, डी सर, डी मैंने बोला है सर पहले, अगर गलत भी हुआ तो मैंने बोला है। सबसे पहले मैंने बोला तो सर का माइक म्यूट। सर अगर सही है तो मैंने बोला, अगर गलत है मैंने नहीं बोला सर। अजी जी इसरार, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो, कौन सा ऑप्शन है? डी, डी सर सही बोला है ना सर, डी मैंने बोला था सर। अच्छा, देखिए देखिए मेरा नाम भी नहीं मुझे नहीं मैं अभी सॉल्व करता हूँ ना, सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तक सॉल्व भी सॉल्व करते हैं। कैमरा चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहाँ रहना अपनी बातों पे? अच्छा भाई, रेडी क्लास? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस T2 अपॉन T1 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सही हो गया। मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, मैंने आपको ये बताया था कि T1 को ऐसे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, सही है। तो देखो मैं इसको T1 माइनस T2 कर सकता हूं, यही कर सकता हूं ना। क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह बता। इसकी वजह ये है, अगर मैं खाली T2 और T1 करता हूं तो मुझे ये टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, ये टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए। लेकिन मैं आपको जैसा समझा चुका हूं
कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। सो मैं अगर T1 माइनस T2 करता हूं तो मुझे एक टेम्परेचर उसने कितना लिया हुआ है, एक टेम्परेचर उस समय कितना गिवन है 150, 150 है और दूसरा कितना है 50 है। तो जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है T1, T2। और जो कम टेम्परेचर है वो T2। किसमें? हीट इंजन में, कार्नोट इंजन में। बी केयरफुल, हॉट बॉडी टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T2। ओके, ये ना हो कि जो पहले दिया उसको T1 और जो दूसरा दिया उसको T2। नो नो नो, ऐसे नहीं करते। जो ज्यादा टेम्परेचर है T1, जो कम टेम्परेचर है T2। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 100, तो मुझे यहाँ केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया ये 100 है। अलबत्ता T1, क्योंकि T1 लिखा ये केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो एक को केल्विन में कन्वर्ट करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। दो में मेहनत करने में एक में मेहनत की जा सकती है, तो इसको कर लो, कितना बन जाता है। देखो अगर इसमें 100 डाल दें 100 तो 373, ठीक है ना। अगर इसको मैं 100 मान लूं तो 273 की जगह 373। अब 50 और डाल दो तो 73 के बजाय 83, 93 और फिर 403, 413 एंड 423। सिंपल सिंपल जमा है, तो ये हो जाएगा 423। ये समझ में आ गया 423 कहां से आया, इनटू 100। सही हो गया क्लास। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहा हूं, इस ब्रैकेट को। तो मेरे पास है 100 और उसको डिवाइड करना है मैंने 423 से, राइट। तो मुझे तो सबसे पहले एक पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि यहां 0 आ जाए। एग्री करते हो सारे? तो अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। मेरा ख्याल है ये मेरी बात समझ में आ गई थी। मैंने जब लिखा था 100 तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 423 से। तो मैंने कहा चूंकि 100 है, 423 से छोटा नंबर है, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने 0.0 लिख दिया था। तो अगर मैं करता हूं, देखो मुझे गैस वर्क भी है ना, बड़ा सिंपल सा है। अब ये तकरीबन 400 से ज्यादा है और ये 1000 है, तो 400 और 400 800 होता है, और यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 1200 चला जाएगा 3 से, तो मुझे 2 से ही करना पड़ेगा। तो ये 2 से जब मैंने किया तो 2 3 से कितना होता है मेरे पास 6, 2 से कितना हो जाएगा 4 एंड 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैं इस जगह पे सर एक बात और बताता जाऊं, और से सुनना मेरी बात। मेरा 0 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, पॉइंट क्या आ रहा है 2। इसका मतलब है कि जितनी भी जो भी मेरा यहाँ ब्रैकेट में जवाब है उसमें 0.2 आ रहा है और बाहर 100 से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो पहला डिजिट है वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अच्छा, जरा मैं स्क्रीन तो शेयर करूं, तुम लोग मुझे क्या जवाब बता रहे थे। हाँ भाई, ये ऑप्शन डी वाले कौन थे? आपने बोला था सर सी। डी और ई, डी और ई में मेरा ऑप्शन है ही नहीं। सर सी होगा ना। अबे तो रुको तो सही, पहले समझाने तो दो। सर ऑप्शन बी। ये बात समझ में आ गई कि डी और ई दो ऑप्शन नहीं हो सकते, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो बस ठीक है, ये समझाना चाह रहा था कि ये आपको कैसे खत्म करना है कि जी ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन नहीं है। कमिंग बैक टू दिस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जनाब आप जरा मुझे करो 1 कैरी ले लेके करो, ये तुम्हारे लिए 1 कैरी की बात करो इतने आराम सुकून से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 1 कैरी लिए, यहाँ लिया और यहाँ लिया। 10 में से 6 गए कितने बचे 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 5, 9 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 1, तो 154। अब जाहिर सी बात है 154 423 से छोटा है, पॉइंट लगा दो 0 लगा दो। फिर वही बात है, मैं 4 के टेबल को, मैं इस 4 की वजह से 4 के टेबल को काउंट कर रहा हूं, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ 15 आ रहा है, 4 4 16, तो 4 से करूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे किससे करना है 3 से। तो मैंने जब 3 से किया तो 3 3 9 एंड 3 2 6, सही है ना, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 4 12। मुझे बाकी अब आगे आंसर क्या है मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता है कि मेरा ब्रैकेट में 0.23 तो आ रहा है, बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 है। ओके, तो मेरे पास 23% तो मेरा जवाब है 23। अब साथ में पॉइंट लगा के क्या है मुझे उससे तो मतलब नहीं है, मैं पहले देख लूं क्या ऐसा कोई जवाब है मेरे पास। 23 वाला जवाब कौन सा है? सी है, सी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी है। मैं अब ये बोर्ड आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे कैलकुलेशन का एरिया देख लो कितना है, मतलब मैंने कितनी मैथमेटिक्स इस्तेमाल की है वो बताना चाह रहा हूं।
कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी जो है ना वो गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, मैं किस तरह अपने जवाब पे पहुंच रहा हूं। आओ क्लास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो डेल्टा क्यू यहां पर है, डेल्टा यू है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो चुका है, जीरो। और अगर डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम का ताल्लुक सी डेल्टा वी से, और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो आइसोकोरिक प्रोसेस। जी है ना। 26 क्वेश्चन। क्या बात है जी। और कोई पहुंचा इस सवाल पे, जवाब पे कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल सही जवाब है भाई। 300 जिसने भी कहा है और जिसने पहले कहा है, जबरदस्त। 300 और जो जो कह रहे हैं 300 वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ भाई, अब मैं इसको छुपाऊं किस तरीके से, जवाब पे निशान है। ये कह रहा है दी इंटरनल एनर्जी, यहां से कह रहा है दी इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एडियाबैटिक प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है एडियाबैटिक में। और विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सी सही होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कौन सा जवाब सही है बताइए? एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताएं, क्या हम हीट देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में? उसके बाद मुझे बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, क्या वर्क डन होता है? नहीं सर। सर नेगेटिव वर्क डन होता है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि वो जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए उसको एनर्जी कौन दे रहा है? हाँ, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने का मतलब है उसको एनर्जी कौन दे रहा है एक्सपेंड करने के लिए? इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही है सर ऑप्शन सी सही होगा, वर्क इज डन ऑन दिस। देखो, हीट फ्लोज इनटू द वर्क, ये तो गलत हो गया, हीट तो जाती नहीं है ना आती है, सही है। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी गलत हो गया। वर्क डन भी होता है, आखिरी दो निकाल दो, सही है। सर ऑप्शन सी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे पास काइनेटिक पहला और तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमने कुछ इस किस्म की बात की थी कि हमारे पास अगर तो क्या है, यहां से डेल्टा क्यू वाला मामला नहीं है, ये क्या है, जीरो। ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से वर्क नहीं, अगर हम यहां से, ये है इंटरनल एनर्जी, अगर पिस्टन को मूव करा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो वर्क जो है मेरे पास वो वर्क होगा, और ये वर्क क्या होगा, ये होगा वर्क डन बाय सिस्टम। और इसमें जो वॉल्यूम है मेरे पास वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा यू मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यही इंटरनल एनर्जी किसमें यूज होगी, वर्क में यूज होगी, राइट। ये मैंने आपको बताया था। और जब ये डिक्रीज हो रहा है तो मैंने कहा था एडियाबैटिक इज ए कूलिंग प्रोसेस। आज उसने उसकी रिवर्स बात की, वो हमसे ये कह रहा है कि मैं ऊपर से ना वर्क करवा रहा हूं, और जो पिस्टन है वो मूव करके कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अगर पिस्टन मूव करके नीचे आएगा, नीचे की जानिब आएगा, तो ये इसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम। ये क्या है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इसका मतलब है डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम को कहीं से एनर्जी चाहिए ना वर्क करने के लिए, इंटरनल एनर्जी उसको एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, तो खुद क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम पे वर्क किया जाए, ऑन द सिस्टम हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम सिस्टम को एनर्जी दे देंगे, वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, राइट। ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन सी। ओके, अच्छा यहां पे आ जाओ। ये मुझसे किसी ने, आप में से किसी ने व्हाट्सएप पे भी मुझसे ये सवाल पूछा हुआ था, और ये सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है। मुझे सिर्फ ये बताइए इसमें मेन बात क्या है। देखिए, बॉडी का टेम्परेचर 100 है, ओके, और उसको हमने इंक्रीज किया डेल्टा थीटा। ये जो डेल्टा थीटा उसने लिखा हुआ ना, मैं जरा नोटेशन ले लूं, ये जो डेल्टा थीटा उसने लिखा हुआ है, ये डेल्टा थीटा वो कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर है। अब मुझे बताओ, इंक्रीज इन टेम्परेचर सेल्सियस में
इंक्रीज इन टेम्परेचर केल्विन में, दोनों सेम होते हैं ना। अभी न्यूमेरिकल में भी तो ये कहानी की थी, T1 माइनस T2, बगैर कुछ कन्वर्ट किए मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 100 लिख दिया था, और मैंने कहा ये सेल्सियस में और केल्विन में दोनों सेम होते हैं। तो मुझे बताओ अगर इंक्रीज डेल्टा थीटा एज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल, तो कह रहा है कि बताओ टेम्परेचर चेंज, और से लफ्ज में टेम्परेचर चेंज केल्विन में कितना होगा, तो डेल्टा थीटा ही होगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात तो है नहीं। क्या कहते हैं आप लोग, थीम वही है, डेल्टा थीटा, इफ दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, सो वेदर यू मेजर दिस डेल्टा थीटा इन सेल्सियस और केल्विन, इट रिमेन्स द सेम। सो डेल्टा थीटा इन सेल्सियस एंड डेल्टा थीटा इन केल्विन आर द सेम। ये लो भाई, ये है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक। Yes, sir. आइसोकोरिक इक्वेशन किसी को याद है क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल Del Q is equals to work done plus change in internal energy. मेरे बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक में डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है, Delta zero. जीरो होता है ना। तो आइसोकोरिक की इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आइसोकोरिक, यस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, Delta Q is equals to तो delta. अगर वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट जो आप देते हैं डेल्टा क्यू, वो क्या कहलाएगी, डेल्टा यू में कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में, Yes, sir. बस दैट्स इट, इंटरनल एनर्जी। ओके, क्या उस वो जो आप हीट दे रहे हैं उससे क्या एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, Sir होगी. तो फिर एंट्रोपी को क्यों नहीं किया ऑप्शन को तुम लोगों ने, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना सर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीट तो दे रहे हैं ना। हमने एंट्रोपी में वॉल्यूम की कहां बात की थी, हमने तो बात की थी हीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बताओ मुझे। इसलिए कि एंट्रोपी में भाई ये बात याद रखो, जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं, एक मिनट में ये स्पॉटलाइट, जब हम एंट्रोपी की बात कर रहे होते हैं ना, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी है, यानी हीट पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर की हम बात कर रहे होते हैं। जबकि यहां पर जो बात है बड़ी सीधी सी है, जो हीट दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी, वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। क्या वो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, करती है, लेकिन खाली एंट्रोपी नहीं होती, समझ में आ रही है, खाली एंट्रोपी नहीं होगी। यहां ये पूछ रहा है कि क्या वो मतलब वो हीट कहलाएगी, क्या वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी, तो उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे। मैं तुम लोगों को इसलिए ये मुख्तलिफ ऑप्शन तुम्हारे सामने फेंक रहा हूं, एग्जाम में तो ये टिक नहीं लगा हुआ है जिस तरह यहां लगा हुआ है, तो वहां के एंट्रोपी में टिक करके आ जाओगे सोचोगे तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन इट बिकम अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्या कि अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब जो डेल्टा क्यू है वो इंटरनल एनर्जी होगी, दैट्स इट। क्या वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, यस करेगा प्रेशर इंक्रीज। क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यस प्रेशर इंक्रीज करेगा। हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या प्रेशर इंक्रीज करवाया था, नहीं करवाया था, याद है? आइसोकोरिक की क्या पहचान है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, किसी को याद है या नहीं याद? Yes, sir. प्रेशर भी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, एंट्रोपी भी इंक्रीज करता है, ये तीनों इंक्रीज करते हैं। बट द रियल क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है आपसे कि अमाउंट ऑफ हीट को कहेंगे क्या, इस कॉल्ड क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट। सही है? अच्छा यार, ये तो हमने बहुत सारी दफा तुम लोगों से डिस्कस किया, बस ये आ गया तो मैंने यहाँ पे एक बार कर लिया। ये और ऑप्शन कौन सा है? B. बी है। इस तरह का बी ओके बी, यस बिल्कुल ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है मुझे और कई दफा भी नजर आया था, बस मैंने एक ही दफा लिख दिया, मैंने कहा बता दूं कि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ये रहा क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए ये है वो डेटा जो हमारे पास है, ठीक है। वो हमसे ये कह रहा है कि एरिया इतना है, ये वो सिलेंडर है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है हमारे पास, क्या लगा हुआ था, पिस्टन लगा हुआ था। जरा मैं 3D में समझाना चाहता हूं, ये पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है आपसे कि आपने बताना है हमें डेल्टा यू कितना होता है, जो कि होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ओके। डेल्टा क्यू हमें दिया हुआ है 42, नो वरीज। डेल्टा डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कहता है पी डेल्टा वी। अब हम जानते हैं कि पी और डेल्टा वी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को हम ऐसा कह सकते हैं
कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, मेरा ख्याल एग्री करोगे, डेल्टा W इज इक्वल टू P। अब एरिया है मेरे पास A और हाइट, जिसको वो कह रहा है ना पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया, तो पिस्टन ने कितना हाइट कवर की, कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जिसको मैं हाइट कह रहा हूं वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 होता है, क्या ख्याल है, इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मैंने 10 की पावर -2 लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं, प्रेशर है मेरे पास कितना है 8000 मल्टीप्लाई बाय एरिया है मेरे पास 0.10, ये मीटर स्क्वायर में बिल्कुल सेट है। उसके बाद मेरे पास हाइट है जो कि है 4 एक्सपोनेंट -2। यार ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं इसमें, इशू नहीं है सर, वो ऊपर लिखा हुआ डेटा में। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है डेल्टा W इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 8 10⁻3, सही है ना, 3 0 इनटू, अब मैं इसमें पॉइंट को जरा मैं इधर ले आता हूं, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻1, क्या है, पॉइंट को राइट पर मूव करा रहा हूं तो पावर माइनस में इंक्रीज होगी, और ये है 4 इंटू 10⁻⁻2, तो -2 -1 -3 प्लस 3 सब गए, तो मेरे पास 4 8 से कितना बना 32, लाके पुट कर दो यहां पे। अब डेल्टा Q कितना है 42 माइनस डेल्टा W कितना है 32, तो डेल्टा U कितना आया 10। क्या ख्याल है, बिल्कुल ठीक है, अब मेरा ख्याल सही हो रहा होगा। सो दिस इज 4 एक्सपोनेंट -2 क्यों है वो मैंने यहां से बताया कि सेंटी का मतलब होता है -2, मिली का मतलब होता है -3, तो सेंटी प्रीफिक्स -2, तो वो -2 मैंने यहां लिखा हुआ। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी हरी आप, इसका जवाब बताओ। ये देखो कितनी दफा रिपीट हो चुका है, अभी तुमको क्वेश्चन अच्छी तरह आना चाहिए। तो 600 है ना, ये 600 है, ये 600 है, दिस इज 600। सर 300 होगा ना, 300। अरे जबरदस्त, 300 वाले सारे विनर हैं 300 वाले। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बताओ भाई सवाल, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बताया था ना कितने के बराबर होता है भाई, 1 BTU कितने के बराबर होता है 1055। वेरी गुड, 1055। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए है। वेरी गुड, गुड। आगे चलो भाई, जल्दी चलो, देर होगी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ohms law, flux and this। अच्छा भाई, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स किसको आता है, जल्दी बताओ मुझे। सर सबको आता है। क्या सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, कोई स्टेटमेंट इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ के बता दो बंदा, बुक वाली स्टेटमेंट जो मैंने बुक वाली बताई थी, इट इज इम्पॉसिबल टू, ये नामुमकिन है टू ड्राइव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर दैट इज लोअर देन द कोल्डनेस ऑफ इट्स सराउंडिंग, ऐसी था ना। यस सर। ये लो, अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, एक या दो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स से मुतालिक सही है। आमतौर पे जब इस तरह होता है ना बोथ बी और सी, तो टीचर बताते हैं कि जब इस तरह का होना तो आमतौर पे वही जवाब होता है, लेकिन ये वही जवाब नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। सर ये मैंने बहुत टाइम देखा है कि ऐसा ही होता है, बोर्ड जब आता है ना तो वही ऑप्शन होता वही होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए पर्पस ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वरना मैं इसको शायद ओवरलुक कर लेता कि ये तो स्टेटमेंट है, आप लोगों को आती होगी, इतनी तो रटी होती है। देखो अब आप बताओ इसमें से कौन सी सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि हम मुसलसल सप्लाई वर्क की ले सकें एक बॉडी को ठंडा करते हुए उस टेम्परेचर तक लोअर देन द कोल्ड सराउंडिंग, बिल्कुल डिट्टो। ऑप्शन ए तो बिल्कुल वही है जो हम रट्टे लगा के बचपन से बड़े हो गए, ठीक है। अब बी देख लो, इसमें लिखा है इट इज पॉसिबल, तो पॉसिबल का तो कुछ था ही नहीं। सी में देखो इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय हीटिंग ए बॉडी, हीटिंग नहीं है कूलिंग है, समझ में आई। तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक हो गई कि ऑप्शन ए ही हमारा जवाब है। तो इस तरीके से के धोखे से बचिएगा कि बोथ बी एंड सी लिखा है तो यही आपका जवाब होगा, ये जवाब नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका जवाब है। ओके।